वेलकम टू अवधि क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अवधि क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। उसके अंतर्गत हम आज देखेंगे भोज्य पदार्थ तथा पोषक तत्व, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो चलने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है ये, और हर दिन आपके लिए लेके आते रहेंगे ऐसे ही बहुत ही रुचिकर, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी संग्रह हैं हमारे। तो चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी करते चलें। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं कि गेहूं के अंडे की जर्दी व दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। गेहूं के अंडे और जर्दी किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। अब ये कह रहा है कि क्या क्या है, गेहूं जिससे स्टार्च बनता है, फिर अंडे, है ना, अंडे और जर्दी और दूध, ये सब किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। तो ये सब अक्सर जो है कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ई में पाए जाते हैं। ये सब किस में पाए जाते हैं, विटामिन ई में अधिकतम पाए जाते हैं। विटामिन ए में जो विटामिन ए के सबसे अच्छे स्रोत हैं वो गेहूं है, अंडे की जर्दी है, दूध है। ये सब विटामिन ए में पर्याप्त रूप से पाया जाता है, विटामिन ई। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि पालक, सोयाबीन तथा सूअर का यकृति किस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। अब ये पालक, फिर सोयाबीन तो अच्छी तरीके से जानते हैं, एकदम प्रोटीन का भरमार है ना। सूअर का यकृति, ये सब किस विटामिन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो होंगे विटामिन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, विटामिन के अंतर्गत। विटामिन के अच्छे स्रोत क्या हैं, पालक, सोयाबीन और सूअर की यकृति। आगे देखते हैं, विटामिन के की कमी से क्या होता है। देखिए वही आ गया जो हम बताने वाले थे कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। वो हमेशा आप लोग अक्सर पढ़े होंगे, जो रक्त जो जमने में ज़्यादा समय लगता है ना, वो विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से जो रक्त जमने में ज़्यादा समय लगता है, यानी कि अगर विटामिन के की कमी आपके शरीर में है तो अगर कहीं आपको चोट लग गया, कहीं से कट गया, तो लगातार वहाँ पे खून बहता रहेगा अगर विटामिन के की कमी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है। नाइट्रोजन केवल एक पोषक में पाया जाता है। अब ये कह रहे हैं नाइट्रोजन किस में पाया जाता है। आपको पता होगा कि प्रोटीन जो है नाइट्रोजन बहुत अच्छी तरीके से देता है ना। प्रोटीन के द्वारा नाइट्रोजन बहुत अच्छी तरीके से पाया जा सकता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है। तो नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन। ठीक है, आगे देखते हैं मोनोसेक्राइड है ना, एक होता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स का रूप है। मोनोसेक्राइड किससे जुड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से। आगे देखते हैं, मानव शरीर के लिए फ्यूल फूड। देखिए हमेशा आता है फ्यूल फूड, यानी कि जो ईंधन वाला जो फूड है वो कौन सा है हमारे शरीर के लिए, है ना। तो इसमें जो फ्यूल भरा जाता है ना मानव शरीर के लिए, वो वसा और कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, जो खिलाड़ी होता है वो जब जो है कार्बोहाइड्रेट अधिक लेता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है कि तुरंत जो है आपको ऊर्जा दे देगा। ऊर्जा जो है बहुत तेज़ी से देता है, क्या, कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का उत्तम स्रोत, यानी कि जो खिलाड़ी हमेशा लेते हैं कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो उसका उत्तम स्रोत इसमें से दिखाया गया है। गेहूँ, दूध, फल, मांस, इसमें से क्या हो सकता है उत्तम स्रोत। तो जो उत्तम स्रोत कार्बोहाइड्रेट का है वो किससे है, गेहूँ से। किससे है, गेहूँ से उत्तम स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट किससे पाया जाता है, गेहूँ से। आगे चलते हैं, इसमें कहा जा रहा है वसा का उत्तम स्रोत है। वसा, सबसे ज़्यादा हम वसा कहाँ से पाते हैं। वसा का तात्पर्य है तेलीय चीज़, है ना। वसा मतलब कि जो है हमारे जो चमड़ी के नीचे जमा होता है, जो त्वचा के नीचे जमा होता है, वो वसा होता है। अब वसा जो है उसका उत्तम स्रोत क्या हो सकता है, जो अधिक जो है पावरफुल हो, तेलीय हो, है ना। तो जो मक्खन है, मक्खन जो है
वो अधिकतम जो है वसा का रूप है। किसका रूप है? मक्खन जो है वसा का उत्तम स्रोत है, यहाँ पर जो दिखाया गया है ना। घी हो गया, देखिए घी है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन आ गया ना, इसके पहले भी हम बताए हुए थे कि प्रोटीन का जो उत्तम स्रोत होता है वो कौन सा होता है? सोयाबीन। प्रोटीन का उत्तम स्रोत कौन सा है? सोयाबीन, है ना। सोयाबीन जो है इसमें लगभग पाया जाता है 45%। 45% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद स्टार्च फिर से आ गया। इसके बारे में हम इसके पहले आपको बता चुके हैं। जो गेहूं से स्टार्च बनता है, किससे बनता है? गेहूं। गेहूं में स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है और यही होता है कार्बोहाइड्रेट्स का भी, है ना। इस प्रकार से आगे देखेंगे हम। मछली का तेल दूध तथा डेयरी उत्पाद का उत्तम स्रोत। अब हमेशा जो है हम लोग मछली का तेल, एक मछली के तेल का कैप्सूल भी आता है ना, तो वो क्या करते हैं उसको विटामिन ए की जो है बोलते हैं कि आँख के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूध हो गया, डेयरी उत्पाद जितने भी हैं वो किसके स्रोत हैं? किसके स्रोत हैं उत्तम? वो विटामिन ए के उत्तम स्रोत हैं। किसके? विटामिन ए के उत्तम स्रोत कौन कौन से हैं? मछली का तेल हो गया, दूध, डेयरी उत्पाद, ये सब विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? कैल्शियम, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति यानी कि एक साधारण व्यक्ति, ना ये वो एथलीट हो ना ही वो रोगी हो, एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें कितना कैल्शियम होता है? हमको ये देखना है कि सामान्य व्यक्ति में कितने कैल्शियम होते हैं। 1200 ग्राम। कितने होते हैं? 1200 ग्राम। अगर एक सामान्य व्यक्ति में पूछा जाए तो 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। हम लोग हमेशा रटते हुए आए हैं, विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेटस। डी से क्या होगा? रिकेटस। डी से कौन सा रोग होगा? रिकेटस, है ना। एंटी रिकेटिस जो है ऐसे होता है ना। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? रिकेटस होता है। विटामिन डी से रिकेटस, विटामिन सी स्कर्वी, बी से बेरी, है ना, सी स्कर्वी और रतौंधी ए से, ठीक है। हैं कि रतौंधी किस कमी से होता है? रतौंधी किस कमी से, किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। कौन से विटामिन से? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, ठीक है। आगे देखते हैं, वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। किसके साथ मिलकर? प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन। अब वो कौन सा पोषक है? अब इसमें देखते हैं जो आयरन होता है ना, हीमोग्लोबिन, हिम, है ना, हीमो और ग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन लोहे से ही बना हुआ है ना। प्रोटीन के साथ मिलकर आयरन जो है प्रोटीन के साथ मिल जाएगा जब, तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। किसके साथ मिलेगा? आयरन के साथ। आयरन के साथ कौन मिलेगा? प्रोटीन, और बनेगा क्या? हीमोग्लोबिन, ठीक है। आगे देखते हैं, वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है। इसका क्या काम है? कोशिकाओं को आपस में बांधना, कलेक्शन करना, है ना, कनेक्ट करना। अब कौन सा विटामिन है? विटामिन बी। ये जो विटामिन बी है ना, ये क्या करता है? कई कोशिकाओं को आपस में कनेक्ट करके रखता था। ये जो है बहुत कनेक्ट करके रखता है ना। ये कनेक्ट करता है किसको? कोशिकाओं को। आगे देखते हैं, प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? प्रोटीन किसको बनाने में सहायक होता है? जब प्रोटीन है तो क्या होगा? मांसपेशीय ऊतक और ज़्यादा अच्छे होंगे। प्रोटीन अगर शरीर में ज़्यादा अच्छा रहेगा तो मांसपेशी ऊतक बहुत तगड़े रहेंगे, सुडौल रहेंगे, है ना। प्रोटीन अगर जितना अच्छा प्रोटीन होगा आपके शरीर में उतना अच्छा मांसपेशी ऊतक और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। फिर आता है कि विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी पाया जाता है किसमें? हमेशा हम लोग कहते हैं कि जो है खूब दूध पियो तब हड्डी मजबूत रहेगी। हड्डी मजबूत करने के लिए क्या पीते हैं हम? दूध पीते हैं। और डी से क्या होता है? रिकेटस। रिकेटस मतलब शरीर एकदम दुबला पतला हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हाँ, तो जब दूध पिएंगे तो क्या पाएंगे? विटामिन डी पाएंगे। उसके बाद क्या होता है विटामिन डी के लिए? सूर्य की रोशनी सबसे उत्तम स्रोत माना गया है विटामिन डी के लिए, ठीक है।
आगे देखते हैं। अच्छा, फिर से आ गया क्वेश्चन, भी आ गया वही। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि सूर्य की रोशनी किस विटामिन का स्रोत है, तो वो है विटामिन डी का। सूर्य की रोशनी जो विटामिन डी की सबसे उत्तम स्रोत है, यानी कि सूर्य की रोशनी में आप सुबह सुबह जब बैठेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे टहलेंगे, तो शरीर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हड्डियों में दम आ जाता है उस समय, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। अब ऑस्टियो मतलब क्या होता है, अस्थियों। अच्छा, वो इंग्लिश में लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस, अब हम क्या बोलेंगे, अस्थियों बोल देंगे। अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि का मतलब होता है हड्डी। अब वो इंग्लिश में लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस, हम लोग तो कंफ्यूजन हो जाएंगे कि भाई क्या है लिखा है, क्या है। तो आज से ऑस्टियो, आज से अस्थियों। अस्थि मतलब डायरेक्ट भैया हमारा क्या मतलब है, हड्डी से। तो किस में होती है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विटामिन तथा खनिज लवण में किसके कारक हैं, विटामिन तथा खनिज लवण निम्न में से किसके कारक हैं। अच्छा, विटामिन का क्या काम होता है और खनिज लवण का क्या काम होता है, अब इसमें ये देखना है। तो ये दोनों हमारे शरीर में क्या करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। कौन सा, विटामिन और खनिज हमारे शरीर में क्या करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। इनका काम कुछ नहीं होता है, ये ऐसे वो हैं, कारक हैं जो शरीर में रक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को कैसे बनाता है। आप व्यायाम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हाँ, व्यायाम करेंगे तो आप स्वस्थ तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वो आपको क्रियाशील बना देता है। क्या कर देता है, क्रियाशील बनाएगा, आपके शरीर को क्या कर देगा, क्रियाशील बना देगा, है ना। जब आप स्वस्थ तो हैं ही, अगर आप जो है व्यायाम करते हैं तो स्वस्थ तो रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ आपके शरीर को क्या करेगा, क्रियाशील बना देगा, है ना। आप एकदम स्फूर्ति रहेंगे, बिल्कुल घूमने फिरने में तुरंत फास्ट रहेंगे, कोई आपके अंदर वो कहते हैं ना कि वो आलस्य नहीं आएगा, है ना। तो सुबह सुबह जब आप घूमेंगे टहलेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहेंगे, आप व्यायाम करेंगे तो। आगे देखते हैं। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक अच्छा स्वास्थ्य वाला व्यक्ति कैसे आप पहचानोगे, हाँ, तो उस समय आप यही कहोगे कि जो है उसकी जो मांसपेशियां होंगी ना, वो बहुत ज़्यादा सुडौल होंगी। कैसे होंगी, सुडौल होंगी। कैसी होंगी, मांसपेशियां बहुत ज़्यादा सुडौल होंगी, तो वो पहचान है अच्छे स्वास्थ्य की, है ना। ये थोड़े ना जो है कि पलट रहा है, जहाँ नहीं तहाँ, जहाँ बैठा वहीं पलट गया, हाँ, या फिर हाथी की तरह मोटा हो गया, या फिर जो है ऐसे डंडा की तरह फैल गया पूरा ऊपर तक, बांस की तरह खड़ा हो गया। तो ये सब पहचान है स्वास्थ्य की, नहीं होगी। तो शरीर वो होनी चाहिए जिसमें एकदम सुडौल मांसपेशियां हों, तो वही है अच्छे स्वास्थ्य की पहचान। आगे देखते हैं। शरीर को रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं। अच्छा, अब जो है रोगों से लड़ना है, रोगों से लड़ना है, तो ये किसका काम है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये क्या करता है कि जिसको आप एंटी कहते हैं भैया, ये जो क्या है कि रोग को प्रतिरोध कर देगा, भैया नहीं, हम आपसे लड़ेंगे। तो संघर्ष जो है कौन करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो आपको आने नहीं देगा, प्रतिरोधक है, जैसे जंग प्रतिरोधक है। तो जंग प्रतिरोधक क्या करता है, वो जंग को नहीं लगने देता है लोहे में। और उसी प्रकार से जो रोग प्रतिरोधक है वो क्या क्या करेगा, भैया रोग बहुत ज़्यादा दूर रहो, हम भिड़ लेंगे अगर थोड़ा सा भी पास आओगे, हाँ। चलो अच्छा, आगे देखते हैं। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना, ये जो आप कहते हो ना टीबी, है ना, टीबी ही है क्षय रोग। अब इसकी स्थापना क्या हुआ था 1939 में, याद रखिएगा कि 1939 ईस्वी में क्या हुआ था, भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1920 में। अब आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि YMCA ये कब आया था, 1920 में ही आया था। HC बक के द्वारा लेके आया गया था 1920 में। क्या लेके आया गया था, YMCA, हाँ। और उसी के साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी। ठीक है,
आगे देखते हैं, कह रहा है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया। अब ये कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम होता है विद्यालय में, वो शुरू कहाँ से हुआ, वो शुरू कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले क्या किया गया था, फ्रांस में जो है, फ्रांस में एक कार्यक्रम अपनाया गया। कौन सा वो कार्यक्रम था, स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम था। वो कहाँ पे शुरू किया गया, विद्यालयों में जो है एक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया, और सबसे पहले इसको क्या किया गया, फ्रांस से प्रारंभ किया गया। इन कार्यक्रमों का जो कहते हैं ना कि पितामह जो है वो फ्रांस से है, फादर, है ना। तो फ्रांस से क्या किया गया, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, फिर आता है रक्त में पाई जाने वाली शर्करा। रक्त में जो शर्करा होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं या फिर किस नाम से जानते हैं। अच्छा, शक्कर को आप क्या कहेंगे, शक्कर को आप क्या कहेंगे, सुक्रोज है, शर्करा सुक्रोज। तो रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सा से शर्करा और सा से सुक्रोज, सा से शर्करा और सा से सुक्रोज। तो रक्त में कौन सी पाई जाएगी, सुक्रोज पाई जाएगी। ठीक है, रक्त में जो शर्करा होती है उसका नाम है सुक्रोज। आगे देखते हैं, निम्न में से क्या संतुलित आहार में नहीं आता। संतुलित आहार का तात्पर्य वो है जो हमारे शरीर को बहुत ही स्वस्थवर्धक बनाने में सहायता करे, बिल्कुल सुडौल रखे और हमें एकदम स्फूर्ति प्रदान करे। हाँ, तो वो संतुलित आहार इसमें से क्या नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं इसमें कि जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स कोई संतुलित आहार तो है नहीं। हार्मोन्स जो है ये कोई संतुलित आहार तो है नहीं, है ना। कार्बोहाइड्रेट हुआ, ठीक है भाई, हमको ऊर्जा मिल गई, प्रोटीन भी है, हमारी अस्थियाँ मजबूत हो गई, खनिज लवण है, रक्षा करने में सहायता करती हैं। हाँ, ये क्या करती हैं, शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन हार्मोन्स का यहाँ पे कोई कार्य नहीं है, तो इसलिए संतुलित आहार में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए। एक वृद्ध व्यक्ति है, आपके घर में कोई वृद्ध होगा, कोई बूढ़ा इंसान होगा, तो आप बूढ़ा व्यक्ति होगा, तो आप क्या करेंगे, आप अगर उसको दूध देते हैं ना, तो वो जब दूध पी लेगा तो उसको दूध को पचाने में जितनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी उतना उसको ऊर्जा मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा क्या है, दूध को दही बनाकर दे दो, है ना। वो पहले से ही भाई पेट में जाएगा तो दही बनेगा, तो दही बनाने में जो हमारा ऊर्जा खत्म होता है उससे अच्छा है कि दही बना के वृद्ध को दे दो। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दूध कम दिया जाता है ना। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए। तो उस समय क्या होगा, सुपाच्य आहार देना चाहिए। ऐसे आहार हों जो पाच्य हों, सुपाच्य हों, जो आराम से पच जाएं, है ना। अगर आप वसायुक्त दे देंगे तो पाचन प्रक्रिया तुरंत गड़बड़ा जाएगा, चटपटा देंगे तो भी खराब हो जाएगा सेहत। मांसयुक्त तो वो पाचन कर ही नहीं पाएगा, मांसयुक्त भोजन को अच्छी से सही तरीके से पाचन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो सुपाच्य आहार है वो अगर व्यक्ति को देंगे तो बहुत अच्छे से वो संतुलित आहार की तरह होगा उनके लिए, है ना। आगे देखते हैं, वसा के प्रति ग्राम से ऊर्जा कितनी होती है। अब वसा के प्रति ग्राम यानी कि 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम वसा में कितना ऊर्जा होगा। तो हमेशा आप लोग जानते हैं कि 4.2 होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में, और वसा में होता है उसका 2 गुना यानी कि 9.1 किलो कैलोरी। कितना, 9.1 किलो कैलोरी। ठीक है, वसा में प्रति ग्राम कितना ऊर्जा होगा, 9.1 किलो कैलोरी। ठीक है, याद रहेगा ना। आगे देखते हैं, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक किसकी मात्रा होनी चाहिए। एक वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टर का क्या होता है, मतलब कि वो भारी हष्ट पुष्ट होना चाहिए, बिल्कुल शरीर से बिल्कुल तगड़ा होना चाहिए, है ना। तब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या करेगा, खूब ऊर्जा प्रदान करेगा उनको। एक खिलाड़ी जो है कार्बोहाइड्रेट्स अधिकतम लेता है, क्यों, क्योंकि वो पाचन प्रक्रिया में बहुत सुपाच्य होता है, यानी कि बिल्कुल आराम से पच जाएगा और ऊर्जा आपको बहुत भरपूर देगा। तो वेट लिफ्टर के आहार में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है। जो WHO की हेल्थ की अवधारणा बनाया गया वो किस पर
फोकस करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे WHO का कार्य क्या है? वो सिर्फ उसका कार्य ये है कि सबकी भलाई हो। क्या हो? वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका कार्य ही है कि सबकी भलाई हो, है ना, और ऐसा स्वास्थ्य हो जिससे सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो WHO का जो अवधारणा है वो यही है कि हर एक व्यक्ति पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वो हमेशा खुश रहें, और वो WHO क्या करता है? उनकी भलाई करता है ना। आगे देखते हैं, दालों से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? अब ये दालों की बात कर रहे हैं। हमेशा आप लोग कहते हैं कि दाल खाइए शरीर हष्ट पुष्ट रहेगी, हैं? दाल में पाया जाता है क्या? प्रोटीन। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, है ना। जैसे अभी इसके पहले हम बताए कि सोयाबीन में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो दाल से हमको मिलती है प्रोटीन, ठीक है ना। दाल से हमको मिलती है प्रोटीन, और अगर और मिल जाए क्या? आयरन, तो बन जाएगा हीमोग्लोबिन, है, ठीक है। आगे देखते हैं, रक्तस्राव रोधी विटामिन। अच्छा, इसके पहले हम क्या बताए थे? जब खून बहने लगे, जब खून बहुत ज़्यादा निकलने लगे और ना रुके, तो इसका मतलब है आपके शरीर में क्या कमी है? विटामिन के की कमी है। आपके शरीर में क्या कमी है? विटामिन के की कमी है। तो अगर विटामिन के आपके शरीर में भरपूर रहेगा तो रक्तस्राव नहीं होगा, यानी कि रक्तस्राव रोधी मतलब रोकने वाला। कौन? रक्त के स्राव को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के है, ठीक है। आगे देखते हैं, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना। अब ये हम क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस। बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये, हाँ। क्यों? क्योंकि 7 स्वास्थ्य। तो 7 अप्रैल को 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में क्या हुआ? स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में। तो 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस हम लोग मनाते हैं ना, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं, मृदुल अस्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मृदुल अस्थि यानी कि ऐसा अस्थि जो बिल्कुल मृदुल हो जाए, मतलब कहते हैं ना बहुत मृदुल बोल रहे हो आप, इतना प्यारा, अरे मतलब कि इतना मुलायम हो जाएगा कि आप एक बार मार देंगे तो हड्डी टूट जाएगी, हाँ। अब जो है, अगर आप दूध नहीं पीते हो, अगर आप सूर्य की रोशनी नहीं लेते हो, तो क्या होगा? आपका हड्डी हो जाएगी खोखली। क्या हो जाएगी? खोखली। तो अगर आप विटामिन डी पर्याप्त रूप से लेते हैं तो आपकी जो अस्थियां हैं वो मृदुल नहीं होंगी, तब वो हो जाएंगी कठोर अस्थि, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब आगे देखते हैं, कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक तत्व है? कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक तत्व है? अब शरीर की वृद्धि में सहायक होगा, यानी कि क्या हम कहते हैं ना कि क्या खाएं कि जो है शरीर हमारी मोटी हो जाए, बड़ी हो जाए, हाँ। तो शरीर की वृद्धि कब होगी? जब आप जमकर प्रोटीन लेंगे। क्या लेंगे? प्रोटीन। अब ये क्या करेगा? आपकी अस्थियों को, हैं, ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों। तो आप अस्थियां जब मजबूत हो जाएंगी तो किससे मजबूत होंगी? प्रोटीन से। और जब अस्थियां मजबूत हैं तो शरीर वृद्धि होने लगेगी, हैं। तो ये हो गया, यानी कि कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक है, तो वो क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। फिर कहा जा रहा है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत बहुत अच्छी तरीके से जानते हो आप लोग, हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि विटामिन ए जो है हमेशा किस में मिलता है? खरगोश क्या खाती है? गाजर, हैं। दूर से देख के भागेगी जो है, आप खरगोश को देखे तो हवा हो गई, हैं। क्या खाती है वो? गाजर खाएगी। खरगोश क्या खाते हैं? जो है गाजर खाते हैं। और गाजर किस में पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है गाजर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर हो गया, है ना। आगे देखते हैं, मधुमेह किसमें खराबी के कारण होता है? मधुमेह, है, मधुमेह किसमें खराबी के कारण होता है? कहते हैं कि पैनक्रियाज जो है आपका, जब पैनक्रियाज जब खराब हो जाएगा तो मधुमेह नाम की रोग हो जाएगी, है ना। इंसुलिन
इंसुलिन, इंसुलिन सुने होंगे। तो जब पैंक्रियाज खराब हो जाएगा तो आपका मधुमेह नाम की रोग हो जाएगी आपको। ये है मधुमेह का पैंक्रियाज। फिर कहा जा रहा है कि निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है। संक्रामक रोग यानी कि ऐसा रोग जो फैलने वाला हो। अब क्या है कि जो है फैलता क्या है, छोटी माता ये भी फैलती हैं, काली खांसी भी फैल जाता है, एड्स भी फैलता है, एड्स है ना, जैसे कि अभी सिरिंज वाला हो गया, ब्लड का हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ में कहीं कटा पिटा है तो आप उसको उठाने गए, अगर उसको एड्स हुआ है तो उसका ब्लड आपके शरीर में लगा है ना, अगर लग जाएगा तो वो आपको भी एड्स होने का फुल चांस हो जाता है। तो ये है ऐसे सब, यानी कि सब मिला जुला के उपरोक्त सभी संक्रामक रोग कौन कौन से हैं यहाँ पे, एड्स भी है, छोटी माता भी है और काली खांसी भी है ना। अगला देखते हैं, कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है। अच्छा, यही मैं बताने वाला था आपको कि जो गाजर आपने देखा, तो गाजर किस रंग का था, लगभग गुलाबी है ना, लगभग गुलाबी या फिर रेड, या फिर जो है अपना जो शरीर होता है उस हिसाब से। हाँ, तो वो जो कैरोटीन पिगमेंट होता है ना, वो होता है गाजर में। और गाजर जो है उस कलर का क्यों होता है, क्योंकि उसमें होता है क्या, कैरोटीन की अधिकता। कभी कभी शरीर जो है देखो सफ़ेद विटलोगो जिसको आप बोलते हो, तो वो सफ़ेद जो है वो मेलानिन की कमी से होते हैं, है ना। तो इसी हिसाब से याद कर लो कि कैरोटीन की कमी से क्या होता है, विटामिन ए जो है, विटामिन ए का जो एक कैरोटीन जो पिगमेंट होता है वो विटामिन ए में निर्माण होता है कैरोटीन से, है ना, विटामिन ए। स्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन में पाया जाता है। स्कॉर्बिक, इसके पहले हम बहुत अच्छे से बताए हैं, ए से रतौदी, बी से बीरेबी, सी से स्कर्बी, डी से रिकेटस। हाँ, तो स्कॉर्बिक, स्कर्बी आप बोलते हो ना, स्कर्बी, तो स्कॉर्बी जो है विटामिन सी से स्कॉर्बिक हो गया, है ना। स्कॉर्बिक एसिड स्कर्बी में पाया जाता है, स्कर्बी स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, याद रहेगा, स्कॉर्बिक, सी और स्कर्बी, ठीक है। आगे देखते हैं, किसके लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है। अब यानी कि जो इसके पहले हमने क्या बताया था कि एथलीट को क्या चाहिए या फिर वेट लिफ्टर को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अगर जो है प्रोटीन किसके लिए रखा जाए डाइट में अधिक, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स होता है, स्ट्रेंथ है ना, जिसमें स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स होता है उसमें जो है हम क्या रखते हैं, प्रोटीन की मात्रा अधिक कर देते हैं, प्रोटीन की मात्रा अधिक कर देते हैं किसमें, स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स में, ठीक है। ये जो है ऐसे हैं जिसमें प्रोटीन अधिक रखी जाती है। आगे देखते हैं, स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है। स्वास्थ्य क्या है, संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था, ना कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति, है ना। अब इसमें कह रहा है कि अगर ये नहीं है कि आप स्वस्थ हो, कि आपको बीमारी नहीं है और कमजोरी नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती है, यानी कि कहीं से भी आपके अंदर कोई कमियां ना हो। तो ये किसने कहा था, ये कहा गया था WHO की तरफ से। किसकी तरफ से, WHO के द्वारा। यानी कि वो WHO क्या कह रहा है कि स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि आप बिल्कुल परफेक्ट रहो, ये जरूरी नहीं है कि बीमारी आपकी खत्म हो गई, कमजोरी खत्म हो गई तो आप स्वस्थ हो, है ना। तो ये कहा गया किसके द्वारा, WHO के द्वारा, क्योंकि वो जो है WHO का क्या काम है, वो पूरी दुनिया को खुश देखना चाहता है, उनकी भलाई करना चाहता है ना। तो आगे देखते हैं, स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, हम देखते हैं ना मिड डे मील में हमको भोजन मिलता है, तो ये कह रहे हैं कि जो है ऐसा क्या ज़रूरत है। अब इसके पहले हम क्या बताए थे कि शरीर की वृद्धि के लिए क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, प्रोटीन, क्या चाहिए, प्रोटीन, शरीर की वृद्धि के लिए हमको चाहिए प्रोटीन। अब बच्चे जब छोटे हैं तो उनको क्या होना है, बड़ा। अब बड़े कैसे होंगे वो, जब आप जमकर प्रोटीन देंगे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर जो है छोटे बच्चे हैं तो उनको चाहिए शरीर की वृद्धि, और जब शरीर की वृद्धि किस में होगी, प्रोटीन से होगी, ठीक है।
आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि एड्स किसको इंगित करता है। एड्स का तात्पर्य क्या हुआ? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। जो HIV होता है इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, तो वो है एड्स। एड्स जो है क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो है एड्स को इंगित करता है। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म भी है। आगे देखते हैं, फेफड़े किस तंत्र का भाग होते हैं? जो फेफड़े हैं वो किस तंत्र के भाग होते हैं? यहाँ पे जो फेफड़ा क्या है? फेफड़ा क्या है हमारा? अब फेफड़े से क्या होता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी क्रिया होता है, यानी कि क्या कहते हैं तो को श्वसन तंत्र कह सकते हैं। भाई श्वसन की क्रिया उसी में हो रही है ना। हम सांस लेते हैं तो वो कहाँ जाता है? फेफड़े में। फेफड़े में जाता है। ऑक्सीजन कहाँ जाती है? फेफड़े में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फेफड़ा क्या है? श्वसन तंत्र का भाग है। कौन से तंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। श्वसन तंत्र हो गया। फिर देखते हैं, कह रहा है कि रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? फिर आई वही बात। हाँ, फिर आई वही बात कि भैया हम ऑक्सीजन कहाँ ले जाते हैं? फेफड़े में। कहाँ ले जाते हैं? फेफड़े में। तो रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? फेफड़ों से। रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? फेफड़ों से। और फेफड़ा क्या है? श्वसन तंत्र है। क्या है? श्वसन तंत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि अब जो है जब पाचन होना शुरू होता है तो उसमें जो पाचन तंत्र का जो कार्य है, मेटाबॉलिज्म जो है किससे संबंधित होगा? तब ये जो है पाचन तंत्र से संबंधित होगा। क्या? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में भैया जब पेट में बोलता है तो बोलते हो हमारे पेट में गड़गड़ गड़गड़ बोल रहे हैं। तो जब जो है मेटाबॉलिज्म, बोलिज्म मतलब बोल रहा है। फॉर एग्जांपल सिर्फ याद करने के लिए बता रहे हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे ट्रिक दिए हैं आपको सिर्फ याद करने के लिए। इसका खास आप कोई रिलेशन जोड़ना नहीं उसको। मेटाबॉलिज्म मतलब कि मेरा पेट, पेट, बोलिज्म बोल रहा है किससे? पाचन तंत्र से। किससे जुड़ा हुआ है? पाचन तंत्र से। कौन जुड़ा हुआ है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब आ जाओ रेबीज पर। रेबीज का टीका लगता है ना। किसका टीका? रेबीज का। जब कुत्ता काट लिया आपको, क्या? कुत्ता काट लिया। जब कुत्ता काट लिया तो आपको रेबीज रोग होने का वो चांस बढ़ जाता है। तो यानी जो रेबीज रोग है वो किससे काटने से होता है? कुत्ते की काटने से होता है। कुत्ता अगर काटता है तो आपको रेबीज होने का खतरा बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन उपस्थिति होता है। नाइट्रोजन किस में होता है? इसके पहले एक बार हो चुका है कि प्रोटीन जो है कहाँ से? हाँ, प्रोटीन में। किस में? नाइट्रोजन किस में उपस्थित होता है? प्रोटीन में। प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होता? अब इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होता। तो जो ये विटामिन सी होता है ना, विटामिन जो सी होता है ना, इसको हमें बराबर लेना होता है। जो हरा मिर्च होता है ना, उसमें विटामिन सी होता है ना। अमरूद हो गया, आया था टीजीटी में, यूपी टीजीटी में आया था कि विटामिन सी सबसे अधिकतम किस में पाया जाएगा? अमरूद हो गया, है ना, संतरा हो गया, नींबू हो गया। तो ये सब जो है विटामिन सी के स्रोत हैं। और जो हमारे शरीर में विटामिन नहीं एकत्रित होता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर में इकट्ठा नहीं होता है। आगे देखते हैं, तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदनाओं के आने ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब तंत्रिका सूत्र को कौन ले जाता है और कौन लेके आता है? जो संवेदना होती है, संवेदना को ले जाने ले आने का कार्य कौन करता है? तो वो आपको याद रखना है कि पोटेशियम। के से पोटेशियम, है विटामिन। अच्छा, पोटेशियम जो है, पोटेशियम का काम क्या होता है? वो जो है संवेदनाओं को लेके आते हैं जाते हैं। किससे? तंत्रिका सूत्रों में। ठीक है, तंत्रिका सूत्रों में जो संवेदनाओं को लेके आने जाने का कार्य करते हैं वो क्या करते हैं? पोटेशियम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अल्फा टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल तो ये किससे जुड़ा हुआ है? कहा जा रहा है कि जो विटामिन ई होता है ना, विटामिन
ई होता है, इसी को हम कहते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। अल्फा टोकोफेरॉल। अच्छा, अल्फा इल्फा इल्फा कर दो आप याद करने के लिए, ई से इल्फा अल्फा टोकोफेरॉल। तो ये किससे हो गया, इल्फा, है ना। ई कर दो, विटामिन ई याद करने के लिए, विटामिन ई से अल्फा टोकोफेरॉल। आगे आते हैं, राइबोफ्लेविन किसमें पाया जाता है। राइबोफ्लेविन, ये अब आता है कि देखो राइबोफ्लेविन पाया जाता है अंडे में भी पाया जाता है, सही है। गाय के दूध में भी ये पाया जाता है राइबोफ्लेविन, और मांस में भी इसकी उपस्थिति रहती है। इसका तात्पर्य हुआ कि उपरोक्त सभी में यानी कि सभी में राइबोफ्लेविन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एंटी रिकेटिक। इसके पहले भी हम बताए हैं रिकेटिक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटी रिकेटिक, यानी कि ऐसा वो एंटी है जो रिकेटिक नहीं होने देगा, यानी कि रिकेटस नहीं होने देगा। ऐसा विटामिन जो एंटी रिकेटिक है, यानी कि जिससे रिकेटस नहीं होगा, तो वो हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी अगर हम दबा के खाते हैं, दबा के लेते हैं दूध और सूर्य की रोशनी, तो हमें रिकेटस नहीं होगा। अच्छा, इसको याद कर लिया आप, रिकेटस रिकेटिंग, है ना, एंटी रिकेटिंग। अच्छा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है, और एंटी रिकेटिंग क्या हो गया, अब वही विटामिन डी। भैया अगर आप विटामिन डी लेते हो तो एंटी रिकेटिंग ले रहे हो, और अगर वही नहीं लेते हो तो रिकेटस हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अब फिर से जीरोथैल्मिया पे। कहते हैं हमारे आँख की जो है रोशनी क्या हो गई, जीरो, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि एकदम बिल्कुल जीरो हो गया। हाँ, तो जीरोथैल्मिया, अब इसको याद करने के लिए बता रहे हैं। जीरोथैल्मिया मुझे मतलब बिल्कुल दिख नहीं रहा है, जीरो हो गया, तो किससे जुड़ा होगा, ये जुड़ा होगा विटामिन ए से। किससे जुड़ा होगा, विटामिन ए से। जीरोथैल्मिया किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं 2 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। 2 क्वेश्चन ये रह गए हैं कि कौन सा विटामिन शरीर की टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है। ये कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर के टूटे फूटे में मरम्मत करता है, तो वो है विटामिन सी। कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। विटामिन सी का क्या काम होता है, जो शरीर में टूटे फूटे जो मतलब कि जो मांसपेशियां टूट फूट जाती हैं, या फिर जो है हम बहुत ज़्यादा आउट टाइप का फील करते हैं, तो उस समय जो है विटामिन सी हमारे शरीर को बिल्कुल परफेक्ट करती है। तो टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है विटामिन सी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमको ISO मिला था, क्या मिला था, ISO। ठीक है, ISO जो मिला था यानी कि प्रमाणन अधिनियम चिन्ह जो मिला था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। तो ये जो हमको मिला था, आप लोग देखते होंगे हर जगह लिखा होता है ISO लिखा होता है ना। तो ये शुरू कब से हुआ, ये शुरू हुआ 23 फरवरी 1947 से। कब से, 23 फरवरी 1947, 23 फरवरी 1947 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार से आज का जो वीडियो था वो समाप्त हुआ। अगर आप लास्ट तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार देखिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं श्योर, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेके आएंगे। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।